नागालैंड के 60 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने जा रहा है सोमवार। उसकी तैयारी फिलहाल कोहिमा से हम दिखाएंगे आपको। ये उत्तर पूर्व भारत की एक ऐसा हिस्सा है जिस जगह की विधानसभा चुनाव के लिए खास तैयारी की जाती है। आइए आपको ले चलते हैं। फिलहाल जो डीसीआरसी ऑफिस है उसके तरफ हम देख सकते हैं कोहिमा के इस पहाड़ी इलाके में। ये कोहिमा टाउन में जो डीसीआरसी ऑफिस है, यहाँ से जो कोहिमा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लिए जो ईवीएम्स वगैरह या फिर जो इतने भी चुनाव के कार्य में नियुक्त जितने भी जो कर्मी हैं उनको यहाँ पर जो हिदायत दी गई, उनके साथ साथ ईवीएम्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई। हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि बहुत एक अहम तादाद पर, जैसे भी हम देख सकते हैं वोट डालने के जो कर्मी जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कोहिमा एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहाँ पर खास इंतजाम सुरक्षा के नजरिए से भी रखा जाता है। यहाँ पर नागालैंड में इस बार कुल 60 विधानसभा सीट है और उनमें से काफ़ी सारे जो दल है, राजनीतिक दल, इस चुनावी एक तरीके से चुनावी जो यात्रा है उसको तय करते हुए फिलहाल वो वक्त आ गया है जब हम देख सकते हैं कि चुनाव का घड़ी है। अब पहाड़ के लोग और नागालैंड के लोग किस तरीके से यहाँ पर ये जो अपने मतदान के जो अधिकार है उसको अपनाते हैं, वो देखने वाली बात होती है। बताया जाता है कि नागालैंड में भारी तादाद पर, यानी अमूमन बहुत ही खास संख्या में लोग यहाँ पर वोट डालने निकलते हैं। सुरक्षा का भी खास इंतजाम और ध्यान रखा जाता है। हमारे साथ कुछ महिला वोट कर्मी हैं जो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। आई completely understand, good afternoon ma'am. We completely understand it at a time when it's a big duty for you people to conduct a peaceful election. What is the pulse of like Kohima and Nagaland when women like you will be going there to organize a peaceful voting or polling? What exactly you were keeping in mind? We're just keeping in mind that free and fair elections be held. Everything goes as smoothly as possible. That's the one goal that we all have. Right. Yeah, for me and my team also, that's the same. That's the goal we have. Yeah. How many women you are in your team? 5 of us. Okay, so Yeah. I can see that women are also taking a major part in conducting the peaceful polling here in Nagaland, right? Yes, it is. Yes. Where is your duty? I mean, is it far from Kohima or it is in Kohima? It's a few minutes away. It is still in Kohima, but a few minutes away from the town. Yeah. Your good name, ma'am? Mengu Sekose. So, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव के जितने भी कागजात है ये सब तैयार हो चुके हैं। चुनाव में नियुक्त जितने भी जो वोट कर्मी हैं उसके साथ साथ जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बारी बारी में यहाँ पर गाड़ी जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी में लगे इन गाड़ियों के मदद से जो वोट कर्मी है उन्हें भेजा जा रहा है अपने अपने जो पोलिंग स्टेशन वहाँ पर। हालांकि सर्द मौसम है और इस दौरान एक अहम चुनाव होने जा रहा है नागालैंड में। खासकर जिस चुनाव की तैयारी के दौरान हमने देखा कि चुनावी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी सारे राजनीतिक दल, उनके नेता यहाँ पर कैंपेन में जुड़े, उसके साथ साथ प्रचार भी खूब किए और उसके साथ साथ दावे भी बहुत किए गए। उसके साथ साथ लोगों को ये भी एहसास दिलाया गया कि उत्तर पूर्व भारत के इस हिस्सों के लिए, इस हिस्से के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। अब देखने वाली बात होती है कि नागालैंड की ये चुनाव कितनी शांतिपूर्ण तरीके से होता है। नागालैंड में चुनाव की तैयारी किस तरीके से, यहाँ पर खास इंतजाम किया जाता है सिक्योरिटी के लिए। आइए बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी इस राज्य के विधानसभा चुनाव जो एक चरण में होने जा रहा है किस तरीके से सजाई गई है। हमारे साथ है रिपुन शर्मा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है नागालैंड स्टेट पुलिस के। आइए सर, पहले तो आज तक में आपका स्वागत है। जरा समझाइए, हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य के ये एक ऐसा राज्य है जब भी चुनाव का मौसम आता है बहुत ही खास रहता है यहाँ का सिक्योरिटी का इंतजाम करना। चुनाव जो होने जाने वाले हैं 60 विधानसभा सीट में, किस तरीके की सिक्योरिटी है पूरे राज्य में? क्या कुछ एहतियातन कदम आप उठा रहे हैं? मैं
कुछ एक चीजें नागालैंड के विषय में ऐसी हैं जो देश के दूसरे जगह से अलग हैं। उनमें से एक तो स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी है जो कि अभी भी प्रेडोमिनेंटली विलेज और क्लैन बेस्ड है, जिसकी वजह से अगर सेम विलेज के या सेम क्लैन के लोग इलेक्शन में लड़ रहे हों तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। उसके सिवा विलेज जो एक प्राइमरी आइडेंटिटी है, तो विलेज लेवल पे भी एक विलेज दूसरे विलेज को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इंटर विलेज प्रॉब्लम्स भी आती हैं कई जगह, स्पेशली जहां एक आध विलेज की मतलब दो या तीन विलेजेस की नंबर ऑफ वोट्स एक बराबर हों या सिमिलर हों। तो उसमें पुराने समय में एक कायदा चलता था कि हर विलेज अपना कंसेंसस कैंडिडेट करके डिक्लेयर किया देता था, तो वो सब विलेजर्स उसी को वोट डालते थे। इस साल वो हुआ है, पर क्योंकि लोग कुछ पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं, समझ ज्यादा हो गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने लग गए हैं, तो कुछ एक कैंडिडेट्स ने, कुछ एक लोगों ने उसके खिलाफ, कंसेंसस कैंडिडेट के डिक्लेरेशन के खिलाफ भी कोर्ट से एजिटेट करके स्टे ऑर्डर्स लिए हैं, तो वो नंबर कम हुआ है। बट इसके सिवा नागालैंड में इलेक्शन के चैलेंजेस बिसाइड्स इस ट्राइबल सोसाइटी या एक सोसाइटी के कंपोजिशन के सिवा जो और चैलेंजेस हमें आते हैं वो ये आते हैं कि क्योंकि एक ट्राइबल विलेज आइडेंटिटी स्ट्रांग है, इसलिए नंबर ऑफ वोट्स बीइंग कास्ट जो एक विलेज के या एक कैंडिडेट के प्रति जो वोट्स कास्ट होती हैं वो बहुत हाई रहती हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है। उस कंपटीशन के चलते ऑब्वियसली छोटे मोटे झगड़े, फाइट्स, ये सब चीजें होती हैं। उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मात्रा में फोर्स लगानी पड़ती है। आप सबको ये बता देना ठीक समझूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने इस साल 305 कंपनीज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की और स्टेट आर्म फोर्स की डिप्लॉय की है। इसके सिवा 22-23 हजार नागालैंड पुलिस के लोग डिप्लॉयड हैं इलेक्शन के लिए। तो आप मानिए एक छोटी सी स्टेट में जहां के नंबर ऑफ वोटर्स अराउंड 13-13.25 लाख होंगे और जोग्राफिकल एरिया ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर है, उसमें हमारे पास डिप्लॉयमेंट के लिए ऑलमोस्ट 40-42 हजार आदमी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर दिखता है एक छोटे एरिया के लिए। बट यहाँ का जो टेरेन है वो पहाड़ी है, इलाका पहाड़ी है, जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं वो बहुत दूर दराज के हैं। एक पुलिस स्टेशन से या एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचने में, जो कि अगर 5 किलोमीटर का भी एरिया है तो अंडर डेवलप्ड एरिया होने की वजह से या दूर दराज का एरिया होने से वो 5 किलोमीटर जाने में भी आधा पौना घंटा कभी कभी लग जाता है। तो इस सबके चलते हमें पुलिस डिप्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जिससे एक पुलिस की डिप्लॉयमेंट का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर ये जरा समझाइए, जैसे कि हम फिलहाल कोहिमा में हैं, लेकिन हम जानते हैं नागालैंड के कई सारे ऐसे जगह है विच शेयरिंग बॉर्डर्स विथ अदर स्टेट्स एंड आई मीन इंटरनेशनल बॉर्डर्स आल्सो। तो इन सब जगहों में क्या किया जाता है, क्योंकि इंसर्जेंसी की भी यहाँ पर दबाव रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो एहतियातन किस तरीके से आप स्ट्रेटेजिकली इस फोर्स को 40,000 के जो फोर्स है इसको डिप्लॉय करेंगे ताकि जहां जरूरत पड़े फौरन उसे वहां पर भेजा जा सके? देखिए, दो तरह की डिप्लॉयमेंट्स रहती हैं, इनफैक्ट 3 तरह की। कुछ एक पुलिस फोर्सेस तो हमारे पास सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस तो करीब 60 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिप्लॉय की थी, इलेक्शन कमीशन और एमएचए ने। सो उन फोर्सेस को हमने जिन एरियाज में हमें प्रॉब्लम का अंदेशा था वहां डिप्लॉय किया, ताकि हम एरिया सैनिटाइजेशन और पेट्रोलिंग और एमवीसीपीज लगा सकें, ताकि हम बैड एलिमेंट्स, बैड कैरेक्टर्स या जो क्रिमिनल्स हैं या जो भी अवांछनीय तत्व हैं उन पे नजर रख सकें या उनकी चेकिंग कर सकें। एक उस लेवल पे यूज किया जाता है। इसके सिवा हमारी अपनी नागालैंड फोर्स है जिसको हमने ऑप्टिमली यूज किया है और डिप्लॉय किया है इन्हीं सब चीजों को, एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। इसके सिवा नागालैंड में जो आप इंसर्जेंसी की बात कर रहे हैं उसमें मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि एक फैक्शन के सिवा, जो एक छोटा फैक्शन है एनएससीएन योंगांग, इसके सिवा अधिकतर फैक्शन जो हैं वो भारत सरकार के साथ पीस टॉक्स में या नेगोशिएशंस में लगे हुए हैं। इसलिए हमने यहाँ का एक मैकेनिज्म है जो सीज फायर मॉनिटरिंग करता है। उस मैकेनिज्म के थ्रू और उनके साथ सब ग्रुप्स के साथ इंडिविजुअली बात करके हमने उन पे ये इम्प्रेस अपॉन किया कि वो लोग इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बाधा नहीं डालें और अपने कार्डर्स को, अगर वो कार्डर्स आर्म्ड हैं तो उनको कैंप्स में रखें और उन कार्डर्स को
हथियार के साथ, हथियारों के साथ बाहर ना आने दें और उनको स्पेसिफिक डायरेक्शंस दें कि वो इलेक्शन की प्रोसेस में बाधा नहीं डालेंगे। तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है और उनके प्रति भी मैं एक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस सिचुएशन की सेंसिटिविटी को समझा और अपने काडर्स को ऑफिशियली कन्वे किया कि आप लोग इलेक्शन प्रोसेस को बाधित नहीं करेंगे। इसके सिवा एक स्टेप और आगे जाके स्पेशली एनएससी एंड आईएम ने तो ये तक कहा कि हमने किसी को नहीं कहा है इलेक्शन प्रोसेस में सम्मिलित होने के लिए, बाधित करने के लिए। तो अगर कोई कर रहा है तो वो अपने लेवल पे कर रहा है, तो उसमें हमें और भी ज्यादा फ्रीडम मिल गया कि अगर हम उनके खिलाफ, जो उनके स्ट्रे कार्डर्स हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। तो इस सब के चलते वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि हम इलेक्शन कर पाएंगे। तीसरा स्टेज जो है वो पोलिंग पार्टीज के साथ डिप्लॉयमेंट का है। तो वो इलेक्शन कमीशन की अलग गाइडलाइंस रहती हैं कि क्रिटिकल और वल्नरेबल कैसे डिसाइड किया जाएगा और क्रिटिकल और वल्नरेबल एरियाज में किस स्केल पे पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय की जाएंगी पोलिंग पार्टीज के साथ। तो उन पोलिंग पार्टीज के साथ उसी लेवल पे डिप्लॉय किया जाता है। वो पोलिंग पार्टीज के साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड रहती हैं वो उनकी प्रोटेक्शन में पोलिंग पार्टीज जाती हैं। तो इसलिए पोलिंग पार्टीज और पोलिंग मटेरियल भी सेफ रहता है। छुटपुट एक आध घटना कहीं हो जाए तो उसके बारे में ऐसी घटनाओं को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता 3000 पोलिंग स्टेशंस में। एक्सीडेंट की खबर आप बता रहे थे कि कुछ हुआ आज। हाँ, आज एक माइनर एक्सीडेंट हुआ। एक पोलिंग पार्टी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रही थी तो वो गाड़ी स्किड करके गिर गई। तो उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के हिसाब से जो मिनी बस का ड्राइवर था उनका बेचारों का देहांत हो गया है। इसके सिवा झारखंड पुलिस के कुछ जवान थे, उनमें से कुछ लोग इंजर्ड हैं। 13 लोग इंजर्ड बताए गए हैं, जिसमें कुछ एक लोगों के शायद फ्रैक्चर्स हैं, बाकियों को कुछ बहुत ज़्यादा इंजरीज नहीं हैं, माइनर इंजरीज हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट और इलेक्शन मशीनरी और पुलिस सब मिलके उनको जो भी फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार शायद जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट है वहाँ पर पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट करना ये सबसे चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए। क्या वहाँ से कोई वोट बॉयकॉट का बुलावा आ चुका है या फिर इज देयर एनीथिंग जिस बारे में आप ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, या फिर कोई आउटफिट है वहाँ पर, कोई मूवमेंट होने की संभावना बता रहे हैं, या फिर एहतियातन यहाँ पर क्या कदम आप उठा रहे हैं? करीब 6-8 महीने पहले से ईस्टर्न नागालैंड में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके कुछ लोगों को उनकी परसेप्शन ये थी कि वहाँ डेवलपमेंट वगैरह ठीक नहीं है या उनका शेयर ऑफ ऑटोनॉमी उनको नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कुछ एक इश्यूज एजिटेट किए थे भारत सरकार के साथ। तो भारत सरकार ने उसमें एक 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिनके साथ उनकी बातचीत चल रही थी। तो वो ईस्टर्न नागालैंड के जो लोग थे, ENPO ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये कहा था कि हमारी जब तक डिमांड नहीं मानी जाएगी हम इलेक्शन में सम्मिलित नहीं होंगे। उन्होंने बॉयकॉट का कॉल दिया था। बट स्लोली एंड स्टेडीली उनके साथ भारत सरकार की भी बात हुई और हम लोगों ने भी उनके साथ बात करने की कोशिश की। सो उन्होंने भी हमारा आग्रह और भारत सरकार का आग्रह स्वीकार करते हुए इलेक्शन को बॉयकॉट करने की जो अपील थी वो विड्रॉ कर ली। तो जब वो इलेक्शन को बॉयकॉट करने की अपील उन्होंने विड्रॉ कर ली तो उसके बाद जो इलेक्शन ईस्टर्न नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट्स में जो इलेक्शन का प्रोसेस था वो एकदम नॉर्मल हो गया है। मतलब इस पर्टिकुलर बॉयकॉट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर में छोटा मोटा आपस में कॉम्पिटिटिव झगड़ा वगड़ा जो है वो होता रहेगा, बट किसी बॉयकॉट का कोई अंदेशा नहीं है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी तैयारी हो चुकी है। अब देखने वाली बात होती है कि ये जो अहम पूर्वोत्तर राज्य के ये अहम चुनाव है वो कितने शांतिपूर्ण तरीके से होता है। कैमरा पर्सन शैमसुंदर घोष के साथ ऋतिक, आज तक।